अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 48, जिसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का इंटरमीडिएट लेक्चर नंबर 11। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हमने डोम के थ्रू एलिमेंट्स को एचटीएमएल एलिमेंट्स को क्रिएट किया था। ठीक है। उसमें उसके कंटेंट को डाला था। ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है। तो आज हम देख स्टाइलिंग भी की थी। ठीक है। स्टाइल्स वगैरह इसमें डाल के देखे थे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, और माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया असाइनमेंट में। ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई आपने एलिमेंट्स जो बनाए या जो बने बनाए एलिमेंट्स है, आप उनको डोम से कैसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है। आप एप्लीकेशन देखिए, नोट्स की एप्लीकेशन होती है गूगल कीप नोट जैसे ये है। ठीक है। यहाँ मैं कोई नोट बनाता हूँ, यहाँ पर नोट्स बना के आप सेव कर सकते हो। ठीक है। आपने एक नोट क्रिएट किया है, ये आपके असाइनमेंट भी होगी। ठीक है। डोम में आपका एक प्रोजेक्ट ये भी है, जिस जहां पर आप जो है ऐसी एक एप्लीकेशन बनाओगे जहां पर आप नोट्स नोट्स वगैरह ले सकते हो। जैसे कि ये एप्लीकेशन आप देख रहे हो, ये गूगल की तरफ से आती है, गूगल कीप नोट्स, ये देखो। ठीक है। तो नोट्स लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। कुछ रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग टू डू लिस्ट के लिए यूज करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। जैसे कि क्रिएट, आप जो नोट बना रहे हो वहां पर यही क्रिएट एलिमेंट वाला मेथड चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, इसके बिहाइंड द सीन। ठीक है। उसी वजह से नोट बन पा रहा है। ठीक है। आप नोट बना तो दिया आपने, आप चाह रहे हो कि यार मेरा काम हो चुका है, अब इस नोट को मैं डिलीट कर दूं। ठीक है। तो आपने जैसे डिलीट करोगे ये गायब हो जाएगा। तो वो आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को हम डायनेमिकली कैसे डिलीट कर सकते हैं। हम तो कोड में जाके तो नहीं डिलीट कर सकते ना उसको, कोड में जाकर डिलीट नहीं कर सकते। हमें डायनेमिकली, मतलब यूजर के इंटरेक्शन पे इसको डिलीट कराना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है। मैं एक यूजर हूँ, मैंने एक नोट बनाया पहले। ठीक है। एक नोट बना दिया मैंने। ठीक है। ये सेव हो गया मेरे पास। अब इसको रिमूव करना है मुझे। तो जैसे मैं रिमूव करूंगा ये डोम से हट चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इसका डोम दिखाऊं, जैसे मैं डिलीट करूंगा आप देखना क्या होगा। ठीक है। अभी आप नोट कीजिएगा, मुझे इसका एलिमेंट ढूंढने थे। इसका एलिमेंट है ये। ठीक है। अभी बना के देखते हैं, एक मिनट बना के देखते हैं इसको। ठीक है। पहले एक बना के देखते हैं कि बनाने से क्या होता है। ठीक है। मैंने बनाया और सेव किया। जैसे ही सेव किया देखो यहाँ पर एक नोट ऐड हो चुका है। अब इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं कौन सा एलिमेंट है ये। उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने। अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये वाला नोट है। ठीक है। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा। जैसे मैं डिलीट करूंगा ये एलिमेंट यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखो, ये गायब हो चुका है यहाँ से, टॉम से गायब हो चुका है। तो ये सीखने वाले हैं हम आज कि भाई एलिमेंट आपने बना तो लिया, पर आप डिलीट कैसे करोगे, उसको रिमूव कैसे करोगे। ठीक है। उसके बाद भाई कंटेंट को ऐड करने का हमने तरीका क्या देखा था। हम कंटेंट को कैसे ऐड कर रहे थे साथ भाई, कंटेंट को हम कैसे ऐड कर रहे थे अभी अपने एचटीएमएल एलिमेंट में, मुझे बताएं। मेरी आवाज नहीं आ रही साथ सर भाई? जी जी सर, आ रही है सर। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके हम उसको बना रहे थे। वो तो हम एलिमेंट बनाते थे ना, उसका कंटेंट हम कैसे डाल रहे थे ये पूछ रहा हूँ। उसके अंदर जो कंटेंट हम डाल रहे थे ना, वो कैसे डाल रहे थे। हनीफ आप बताएं या खिजरा। सर एक और वेरिएबल बनाते थे, उसको क्रिएट नोड करते थे और उसको चाइल्ड बना देते थे। क्रिएट टेक्स्ट नोट करते थे। ठीक है। तो उसे हम बनाते थे, पर अब ये तरीका यूज नहीं होता है। ठीक है। तो हमारे पास और भी तरीके हैं कंटेंट को ऐड करने के। तो ये तीन तरीके मेजरली यूज होते हैं, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कंटेंट। तो अब ये तरीके सारे ज्यादातर यूज होते हैं। मैं ज्यादातर जो है वो इनर टेक्स्ट को यूज करता हूँ, इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल को यूज करता हूँ। ठीक है। इनमें डिफरेंस भी, इसको भी हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद भाई हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं जो हमें एट्रीब्यूट जो हमने बनाए हैं उसकी वैल्यू को गेट करने में मदद करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि अगर इसका मैं डोम आपको दिखाऊं। ठीक है। और मैं किसी भी एलिमेंट में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। तो कुछ मेथड्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ मैं लिखूंगा, ये प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा, मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये चीज मिल जाएगी। तो ऐसे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम देखेंगे। और
और एट्रीब्यूट को ऐड करने का भी हमारे पास मेथड है कि आपको इस div के अंदर कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है तो उसके लिए भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट ने एक मेथड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भाई हम डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स देखेंगे। अभी हमने कौन कौन से लूप देखे हुए हैं हनीफ भाई? अब तक हम कौन कौन से लूप पढ़ चुके हैं मुझे बताएं। सर फॉर वाइल और डू वाइल। डू वाइल। तो आज हम फॉर की ही कुछ वेरिएशन देखने वाले हैं। ये फॉर की वेरिएशन है सारी, फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर ईच, ठीक है। ये फॉर लूप की वेरिएशन है, मतलब फॉर लूप के काम को आसान बनाने के लिए ये लूप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जावास्क्रिप्ट के अंदर। फॉर ऑफ, फॉर इन, सॉरी, फॉर ईच। तो हम देखेंगे इनको कैसे यूज किया जाता है और मैं ज्यादातर कौन सा यूज करता हूं उनको देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेव चेंजेस पहले देख लें कि हमारी फाइल कनेक्टेड है या नहीं। माय टाइटल यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, मतलब ये सही से, हाँ हाँ, ये देखो अपडेट हो चुकी है, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है, सेव कर दो इसको, ठीक है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ उस पर, अगर ये अपडेट हो गया मतलब फिर ठीक है। तो अपडेट हो चुकी है, मतलब फाइल हमारी बिल्कुल सही से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं, बनी हुई है बहरहाल, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। और सोर्स में फाइल का मैं पाथ दे दूंगा script.js। ओके हो गया भाई, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एलिमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो है एक h1 एलिमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है। मैं अभी जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इस h1 एलिमेंट को तो मैंने बना लिया है, पर इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि इसके साथ मैं खेल सकूं। अभी मैं खुद से यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसी एलिमेंट को लेते हैं और हेडिंग 1। तो इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, बॉडी के अंदर है। कहाँ चले गया ये h1 एलिमेंट, कहाँ पड़ा हुआ है, बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बॉडी को एक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं एक्सेस करूंगा एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, हमने देखी भी थी, चाइल्ड नोट्स करके, याद है चाइल्ड नोट्स, ठीक है। सबसे पहले इसको हम जो है वो करके देखते हैं कंसोल चाइल्ड नोट्स को कि ये दिखती कैसे है। मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोट्स, इसको हम पहले कंसोल करके देखते हैं। इसको 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर कंसोल करके देखता हूँ कि ये हमें दे क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक नोड लिस्ट दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, ये टेक्स्ट नोड h1, ये टेक्स्ट नोड क्या है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर खाली स्पेस दे रहे हैं ये इसकी बात कर रहा है। ये भी एक टेक्स्ट नोड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर इसका स्पेस हटा दूं तो आप देखोगे एक एलिमेंट यहाँ से कम हो चुका है, ये देखो अब डायरेक्टली h1 आ चुका है यहाँ पर। तो अगर मुझे इस h1 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल है भाई। यहाँ पर आप ये एक एरे मुझे दे रहा है, एरे लाइक स्ट्रक्चर मुझे दे रहा है, ये एरे नहीं है, एरे लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, नोड लिस्ट और एरे में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। पर एरे जैसा मुझे दिख रहा है, अगर ये एरे जैसा मुझे दिख रहा है तो मैं इसकी तरह इसको एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे h1 को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0, क्योंकि h1 पड़ा हुआ है कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, चाइल्ड नोड्स, क्या गलती हो गई है भाई, ठीक है। ये नोड लिस्ट मुझे दे रहा है और ये मुझे 0 इंडेक्स उसकी एक्सेस करनी है, तो मैं सही तो लिख रहा हूँ, फिर क्या मसला है भाई, 0 इंडेक्स। ये देखो h1 हेडिंग मेरे पास आ चुकी है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मुझे बताओ। हनीफ, खिजरा, साथ भाई, जी सर। मैं अभी कि आपको अगर आपको बना बनाया एलिमेंट सेलेक्ट करना है वो कैसे करोगे, ये थोड़ा हार्ड वे है,
ये थोड़ा क्या है, हार्ड तरीका है। एलिमेंट को सेलेक्ट करने का ये हार्ड तरीका है। हम सबसे इजी तरीका देखेंगे, पर मेरा मानना ये है कि जब आप हार्ड तरीके से आसान तरीके की तरफ आते हो ना, तो आपको बड़ा मजा आता है। ठीक है, मुझे तो आता है। ठीक है, मैं तो कभी भी ऐसे एक्सेस ना करूं किसी भी चीज को। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोट्स, फिर उसके जीरो इंडेक्स पे जाऊं इस H1 को सेलेक्ट करने के लिए। H1 को आप डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हो विथआउट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में जाके फिर चाइल्ड नोट्स में जाके। वो हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ी ये हार्ड वे हम देख रहे हैं। तो मैंने ये किया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये हेडिंग मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0। ठीक है, अब ये हेडिंग मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर, अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हेडिंग 1 मैंने किया तो ये देखो H1 मेरे पास आ चुका है। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आ गया है। इसको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि ये हमें क्योंकि मैंने कंसोल डॉट डर तो किया हुआ नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह मुझे क्यों दिख रहा है। बहरहाल जो भी है, मेरे पास H1 एलिमेंट आ चुका है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इस एलिमेंट को डोम से उड़ाना है। कोड से नहीं उड़ाना है। कोड में तो ये पड़ा होगा, कोड पे कुछ भी असर नहीं होगा, हमारे कोड पे कोई असर नहीं होगा। असर कहाँ होगा, असर होगा यहाँ पर, इस जगह पे, इस डोम पे असर होगा। ये डोम एक्चुअली ये आपका यहाँ पर असर होगा। तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा, यहाँ से उड़ जाएगा ये H1, यहाँ से गायब हो जाएगा, पर यहाँ से नहीं जाएगा, कोड में वो रहेगा। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास मेथड आता है हेडिंग 1। जैसे कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी हर एलिमेंट के साथ आपके पास वो मेथड आता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर कंसोल में जाके, ये देखो अभी ये मुझे उसकी तरह H1 एलिमेंट की तरह दिखा रहा है, जब मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कंसोल डॉट डर कर लेते हैं, तो ये एज ऑब्जेक्ट मुझे देखेगा। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो हर एलिमेंट के साथ हमारे पास एक मेथड आता है जिसको कहते हैं रिमूव। तो यहाँ पर वो होगा मेरे ख्याल से, या तो उसकी प्रोटोटाइप चेन में होगा। अब प्रोटोटाइप चेन में अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो एडवांस का टॉपिक है। क्योंकि अब यहाँ पर प्रोटोटाइप का यूज आ रहा है, पर वो थोड़ा एडवांस का टॉपिक है, मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा उस पर। तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा क्यों, तो मुझे इसके प्रोटोटाइप चेन में जाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप चेन में होगा बिल्कुल, आर से होगा। इसको खोलते हैं, कितनी सारी प्रॉपर्टीज है देखे। आर 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 यहाँ पर भी रोल है, तो मुझे इसकी और उसके उसके भी प्रोटोटाइप में जाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप के प्रोटोटाइप में जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर मुझे लाजमी मिल जाएगा, ये मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, मिल जाए, तेरी बड़ी मेहरबानी भाई। कितनी सारी चीजें हैं देखो यार, ये सारी हमने सीखनी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी नहीं है भाई, इसकी भी प्रोटोटाइप चेन में जाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप। तो जब पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा प्रोटोटाइप है क्या एक्चुअली। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ओप्स का कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से होगा एलिमेंट के प्रोटोटाइप पे। यहाँ पर आई थिंक वो रिमूव वाला मेथड होना चाहिए। ये देखो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको कंसोल भाई, मुझे बताओ, ये मेथड दिख रहा है आपको। जी सर। जी सर। ठीक है, तो मतलब प्रोटोटाइप में मिल गया तो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, भले इसका पार्ट नहीं हो, इसके प्रोटोटाइप का पार्ट हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि भाई आपकी अब्बू की जायदाद पे आपका भी हक है। तो इनहेरिटेंस यही है यहाँ पर, प्रोटोटाइप चेन इनहेरिटेंस ही है सारी। मतलब आप जो है अपने पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट की चीजों को मतलब देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अगर जैसे ही डॉट रिमूव लिखूंगा, रिमूव इस पे मेथड को चलाऊंगा। ठीक है, इसको कंसोल करने की जरूरत नहीं है। चलो करके देखते हैं कंसोल हमें क्या रिटर्न क्या करेगा, ये रिमूव करने के बाद हमें क्या रिटर्न करेगा वो भी देख लेते हैं। पर आप ये देखो अनडिफाइंड रिटर्न, मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है, पर इसने हमारा काम कर दिया है भाई। ये देखो एलिमेंट हमारा उड़ चुका है हमारे डोम से, हमारे डोम से वो एलिमेंट जा चुका है। ये देखो भाई, आपको कहीं दिख रहा है वो एलिमेंट, ये देखो बॉडी के अंदर वो एलिमेंट है ही नहीं। इसको जूम किया मैंने, जूम नहीं आ रहा, ये आपको दिख रहा है मुझे बताओ, ये दिख रहा है आपको, या इसको जूम करूं।
हेलो, जी सर दिख रहा है। इसको जूम कर रहा हूँ, जूम नहीं हो रहा। बहरहाल ये आपको दिख रहा होगा। अभी अगर मैं इस मेथड को मैं, एक मिनट यार, हेडिंग 1 डॉट रिमूव, ठीक है। अभी इसको कमेंट करते हैं, अभी देखते हैं हमारा डोम कैसे दिख रहा है। तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखो, ये हेडिंग 1 यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखो हेडिंग 1 हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो। अब जैसे ही इस मेथड को मैं चलाऊंगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये देखो, ये जा चुका है भाई, ये देखो उड़ चुका है डोम से। पर अब आप कोड में जाके देखो, कोड इसे नहीं उड़ेगा, कोड में पड़ा हुआ है ये हेडिंग 1। तो ये कोड से कहीं नहीं जाता है भाई, ये सिर्फ कहां से जाएगा, यहाँ डोम से जाएगा। ठीक हो गया? बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ, यहां तक क्लियर हो रहा है? रिमूव मेथड समझ में आया? बहुत ही सिंपल है ये। किसी भी एलिमेंट को डालना हो, उस एलिमेंट को पकड़ो, डॉट रिमूव लिखो, फंक्शन बना के, मतलब ये मेथड है ना। तो ये आपका एलिमेंट उस डोम से रिमूव हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। एक और तरीका भी है हमारे पास रिमूव करने का, जिसको कहते हैं रिमूव चाइल्ड। तो अगर आपका कोई पेरेंट एलिमेंट है, वो अपने किसी चाइल्ड एलिमेंट को रिमूव करना चाहता है, तो वो भी हमारे पास मेथड जावास्क्रिप्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये बॉडी एलिमेंट है, ठीक है, ये बॉडी एलिमेंट है। अभी देखो, ये हेडिंग एलिमेंट नहीं गया, हेडिंग एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ। क्यों रिमूव नहीं हुआ, मुझे कौन बताएगा? हालांकि यहाँ पर वो, मैंने यहाँ रिमूव लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर कौन बताएगा कि ये हेडिंग एलिमेंट रिमूव क्यों नहीं हुआ? देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। ये हेडिंग एलिमेंट क्यों नहीं रिमूव हुआ, मुझे बताओ। हालांकि वहां पर जो है, मैंने स्क्रिप्ट के अंदर हेडिंग 1 डॉट रिमूव लिखा हुआ है। जल्दी बताओ मुझे। हनीफ, खिजरा, साद, मैं देखना चाह रहा हूँ आप में से कौन जीनियस है जो इस सर बात का जवाब क्योंकि इसका देगा। कोई चाइल्ड है ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने चाइल्ड वाला मेथड तो लगाया नहीं है ना, मैंने डायरेक्टली रिमूव लगाया हुआ है। रिमूव क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, मतलब भले वो किसी का चाइल्ड हो या ना हो। बताओ मुझे क्या रीजन है भाई, क्या रीजन है? देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग। कोड को भी देख लो एक बार, एक बार कोड को भी देख लो भाई। ये आपका कोड है और ये आपकी जावास्क्रिप्ट है, वो HTML थी, ठीक है। मैंने रिमूव लिखा हुआ है, पहले रिमूव हो गया, अब रिमूव नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? अब रिमूव नहीं हुआ ये। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? सबके पास कट रही है? साथ भाई, खिजरा। सर बीच में कट रही थी, अभी सही आ रही है सर। ये मेरे ख्याल से आपकी आवाज HTML नहीं से आ आ रही। रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब ठीक है? अब आवाज ठीक आ रही है? मुझे बताओ। हेलो, जी ठीक आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई भाई देखो, पहले मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा था, ये रिमूव हो रहा था, अब रिमूव नहीं हो रहा है। भले इसको रिफ्रेश भी कर लो, रिमूव नहीं हो रहा है। पहले ये रिमूव हो रहा था, तो अब क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं रिमूव हो रहा? कोड आपके सामने भाई, देख लो, ये HTML का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो ऐसी क्या वजह है कि रिमूव नहीं हो रहा और पहले क्यों हो रहा था? भाई दिमाग लगाओ। सर आपकी आवाज कट रही थी, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। खिजरा, मेरी आवाज कट रही है क्या आपके पास? नहीं नहीं, यार आपके मेरे ख्याल से इंटरनेट का मसला है हनीफ भाई। अगर आवाज कट रही होती, सबके पास कट रही होती, अगर मेरे पास ही मसला होता तो। अभी ठीक है? मुझे बताओ हनीफ भाई, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। अभी वॉइस जी ठीक सर है? अभी सही है, अभी बताएं। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भाई देखो, मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है हेडिंग 1 डॉट रिमूव। पहले जब किया था तो ये एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो चुका था, डॉम से ये एलिमेंट रिमूव हो चुका था। पर अब नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? हालांकि ये अभी अभी भी वही कोड लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ पर ऐसा मैंने क्या किया है, वो रिमूव नहीं हो रहा। एक छोटी सी मैंने चेंजिंग की है। नहीं बता पा रहे? सर आपने ये जीरो लिखा हुआ है इस वजह से। क्या लिखा हुआ है? ये आपने चाइल्ड नोट्स के बाद जीरो लिखा है इस वजह से शायद। तो जीरो तो पहले भी लिखा हुआ था ना, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। जावास्क्रिप्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं किया चेंज, तो पहले कैसे रिमूव हो रहा था? भाई इसका रीजन ये है, मैंने क्या बताया था, ये चाइल्ड नोड्स क्या रिटर्न करता है? नोड लिस्ट रिटर्न करता है।
तो ये भी तो एक नोड है ना भाई, ये एक टेक्स्ट नोड है ना, खाली जगह। पहले मैंने ये किया हुआ था, उस टेक्स्ट नोड को मैंने हटा दिया था, तो ये रिमूव हो गया था भाई। अब मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया तो वो 0 वाली पोजीशन पे वो टेक्स्ट नोड आ चुका है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये समझ में आ रहा है आपको? ये रीजन समझ में आया मुझे बताओ या नहीं? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जी पहले यहां पर, अभी देखो ये रिमूव नहीं होगा, ये देखो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आ गया दोबारा। अरे भाई ये अच्छा मैंने सेव नहीं किया था शायद, इस वजह से। एक मिनट यार, ये मेरे कोड में कुछ गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। ये देखो, ये हेडिंग एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं हम यहाँ पर इसको कंसोल करके, चाइल्ड नोड्स को कंसोल करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ पूरी को, देखते हैं मैं दे क्या रहा है, उसी हिसाब से वो रिमूव करेगा ना, ठीक है। तो ये देखो मुझे टेक्स्ट नोड दे रहा है, ये यहाँ पर मुझे दे रहा है टेक्स्ट नोड, और टेक्स्ट नोड तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि टेक्स्ट नोड ये स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ठीक है। तो ये इस खाली स्पेस को रिमूव कर रहा है, ये H1 को रिमूव नहीं कर रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट नोड को ही हटा दूं तो अब ये H1 को रिमूव करेगा। तो आप देखो यहाँ पर अब मुझे H1 दे रहा है, वो टेक्स्ट नोड ही दे रहा है, टेक्स्ट नोड वो नहीं दे रहा मुझे। तो ये रीजन था भाई। रीजन समझ में आया या नहीं मुझे बताओ, वरना मैं इसको एक और बार रिपीट करूं। जी सर, समझ आ गया। ठीक है, तो अच्छा सर, रिमूव जो करना भी जीरो आप लोगों को सर, जी जी जी, हाँ हाँ तो सर पूछो। आपने जो जावास्क्रिप्ट के कोड में 0 लिखा हुआ है, उसे हम अगर आप अगर वहां स्पेस देके इसमें जो आपने 0 दिया है उसको हम 2 कर दें तो ये रिमूव तो होगा? नहीं, ये रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक नोड लिस्ट हमें दे रहा है। नोड लिस्ट में क्या क्या चीजें यहाँ पर आप देखो, बॉडी के अंदर क्या है, एक H1 पड़ा हुआ है, एक ये टेक्स्ट नोड है जो खाली जगह है, एक ये स्क्रिप्ट का टैग है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहाँ पर, अगर मैं सिंपल सिर्फ चाइल्ड नोड को मैं प्रिंट करता हूं, तो ये देखो ये मुझे 3 चीजें दे रहा है, ठीक है। एक टेक्स्ट नोट दे रहा है, एक स्क्रिप्ट का टैग दे रहा है टेक्स्ट, फिर कमेंट टेक्स्ट, पर यहाँ पर एक्चुअली 3 चीजें हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें पता नहीं क्यों दिखा रहा है, ये मुझे समझ से बाहर है। पर आप यहाँ पर देखो, यहाँ नोट करो, यहाँ सिर्फ 3 चीजें, H1 टेक्स्ट और स्क्रिप्ट का टैग, और वही चीजें हमारे पास है यहाँ पर, अगर आप HTML में देखो, ठीक है। ये H1 का टैग, ये अपना टेक्स्ट नोट, और ये स्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ से जो है ये टेक्स्ट नोट भी खत्म कर दूं, तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे, मेरे ख्याल से इस स्पेस को भी रिमूव करना पड़ेगा, आई थिंक सो। पता नहीं अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, पर आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आप जो ये स्पेस देते हो ना, ये भी एक टेक्स्ट नोड कंसीडर होता है, ठीक है। अभी देखो रिमूव नहीं हुआ, ये देखो रिमूव क्या कर रहा है वो, ये अब ये टेक्स्ट नोड को रिमूव कर रहा है, ये वाला टेक्स्ट नोड है ना, इसको रिमूव कर रहा है। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ से इसको टेक्स्ट नोड को हटा दूंगा, तो अब ये H1 आ गया उसकी जगह पे, अब ये H1 आ चुका है, इसलिए वो उस H1 को रिमूव करेगा। ये देखो रिमूव हो चुका है, यहाँ से डोम से जा चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा अभी, ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास एक और तरीका है रिमूव करने का, जो कि है चाइल्ड वाला, ठीक है। ये तो डायरेक्टली आप किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हो, भले वो किसी का चाइल्ड हो या ना हो। पर एक मेथड ऐसा है जो कि पेरेंट को कंट्रोल देता है अपने चाइल्ड को डिलीट करने का। जैसे कि अभी बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। बॉडी किसका पेरेंट है?
मैं दो एलिमेंट बना लेता हूँ, एक पैराग्राफ भी बना लेता हूँ, ठीक है। ये 2 एलिमेंट मैंने बना लिए। अब यहाँ पर सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी, ये बॉडी मेरे पास आ गया, ओके। यहाँ पर इसको हटाते हैं। तो हमारे पास एक मेथड आता है जिसको कहते हैं रिमूव चाइल्ड, ठीक है। रिमूव चाइल्ड ये रहा। आप डॉट लगा के कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे ना, उसके सारे मेथड्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उस ऑब्जेक्ट की। जैसे कि अभी ये बॉडी का ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिमूव, ये देखो, रिमूव एट्रीब्यूट नोड रिमूव चाइल्ड, ये वाला मेथड हमें चाहिए, ठीक है। रिमूव चाइल्ड, तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा भाई कौन सा एलिमेंट आपको रिमूव करना है। तो इसका थोड़ा मैं सिंटेक्स भूल गया हूँ, 1 मिनट में देख लूँ। जावास्क्रिप्ट रिमूव चाइल्ड, इसका थोड़ा सिंटेक्स में भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर रिमूव वाले मेथड को यूज करता हूँ। हर किसी की अपनी चॉइस है, क्योंकि आपके पास प्रोग्रामिंग में एक तरीके से काम करने की चीजें नहीं होती है, काफी मल्टीपल तरीके आपके पास होते हैं काम करने के। रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड ये रहा। ये तो सॉरी रिमूव वाला मेथड है, मुझे रिमूव चाइल्ड देखना है। रिमूव चाइल्ड, अच्छा मुझे उस एलिमेंट को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ उसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम। और जैसे कि मुझे हेडिंग को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट, बॉडी तो हमारे पास है ही, डायरेक्टली बॉडी को एक्सेस करते हैं, बॉडी हमारे पास है यहाँ पर, बॉडी। उसके बाद भाई चाइल्ड नोड्स, चाइल्ड नोड्स, ठीक है। और चाइल्ड नोड में मुझे कौन सा चाइल्ड चाहिए भाई, उसका ये वाला चाइल्ड चाहिए। मतलब मुझे, क्योंकि ये टेक्स्ट भी आएगा, तो फर्स्ट इंडेक्स मुझे देनी पड़ेगी अगर इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इंडेक्स लिखूंगा। और अब मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ हेडिंग में मुझे क्या दे रहा है। हेडिंग ये रिफ्रेश नहीं कर रहा है, इसको क्या मसला है। रिमूव चाइल्ड और नोट, एक मिनट इसको बंद करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो H1 मेरे पास आ चुका है, अब इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर H1 दे दूंगा, यहाँ पर इस जगह पे मैं वो एलिमेंट दे दूंगा जिसको रिमूव करना है, और बशर्ते वो उसका चाइल्ड होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको दिया, देखो वो रिमूव हो चुका है मेरे पास, वो हेडिंग का एलिमेंट अभी जा चुका है, वो हेडिंग का एलिमेंट जा चुका है, ठीक है। तो ये सिर्फ चाइल्ड पे काम करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। रिमूव चाइल्ड बॉडी के सिर्फ चाइल्ड पे काम करेगा, ठीक है। अगर बॉडी के बाहर कोई एलिमेंट बना रहे हो, उसको आप रिमूव करने की कोशिश करोगे तो वो रिमूव नहीं होगा, ये सिर्फ अपने चाइल्ड को रिमूव करता है। नाम सही रह रहा है भाई, रिमूव चाइल्ड, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका हमने देखा रिमूव करने का। वो रिमूव जो मेथड है ना, जो हम रिमूव मेथड यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर तो आपको पेरेंट का सारा लेना पड़ रहा है ना, बॉडी को सेलेक्ट करो, उसके बाद उसके रिमूव चाइल्ड को मेथड को एक्सेस करो। पर रिमूव ऐसा मेथड है जो हर एलिमेंट के साथ आता है, तो इसलिए मैं ज्यादातर वही यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि आप जब ऐसी एप्लीकेशन बनाओगे टेक नोट्स जैसी, तो जब आप रिमूव करोगे तो आपको ज्यादातर कन्वीनियंट वो रिमूव वाला मेथड लगेगा, कि बटन, इस बटन पे कोई भी क्लिक करे तो रिमूव वाला मेथड चल जाए। मतलब ये वो एलिमेंट आ जाए आपके पास, ठीक है, वो डायनेमिकली उस पर आप रिमूव का मेथड लगा दोगे, तो ये जैसे यहाँ से हट चुका है डोम से। तो ऐसी एप्लीकेशन आप इंशाल्लाह बनाओगे। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है? रिमूव और रिमूव चाइल्ड में फर्क समझ में आया लोगों को? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही काम को करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, ये बात आप याद रखना। रिमूव आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, आपने क्या किया, पेरेंट का सहारा लिया उसको रिमूव करने के लिए। तो आपकी चॉइस के ऊपर है आप क्या यूज करना चाहते हो। मैंने आपको मल्टीपल तरीके बता दिए। इसके अलावा रिप्लेस चाइल्ड वाला भी एक मेथड आता है, वो हम चाइल्ड और पेरेंट पे देंगे ज्यादातर, ठीक है। अब मल्टीपल वेज ऑफ एडिंग कंटेंट इनटू एलिमेंट। पहले हम कैसे कंटेंट को ऐड कर रहे थे, अभी मैं क्या एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारी जो है ना बनाता हूँ उसको, एलिमेंट को।
तो मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ हेडिंग नाम से। डॉक्यूमेंट आपको पता है कैसे वो क्रिएट होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और मुझे h1 चाहिए, ठीक हो गया, h1 बन चुका है अभी। और बॉडी को भी ले लेता हूँ ताकि मैं उसको एंड कर सकूं उस बॉडी के अंदर, बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है। बॉडी भी मेरे पास आ चुकी है ताकि इस h1 को मैं इस बॉडी के अंदर अपेंड कर सकूं, ठीक हो गया। अब अगर मुझे हेडिंग को कंटेंट देना था तो मैं कैसे देता था, हेडिंग सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता था, उसका कंटेंट बनाना पड़ता था। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट करके मुझे वो कंटेंट बनाना पड़ता था। तो ये थोड़ा हार्ड तरीका है कंटेंट को बनाने का, ठीक है। अब हम थोड़ा आसान तरीके देखने वाले हैं भाई कंटेंट को आसान तरीके से कैसे बनाए। हेडिंग बना ली, कंटेंट उसका बना लिया, उसको अपेंड करना है बस उसके साथ, उसका चाइल्ड बना दो बस उसको, पेंट चाइल्ड, और उस कंटेंट को आप यहाँ पर ऐड कर दो। तो ये कंटेंट हमारा h1 में ऐड हो चुका है। अब बस हेडिंग को बॉडी के अंदर ऐड कर दो, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। ये तो आप लोगों को पता है, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया सीवी वाला, तो आपकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास एलिमेंट ऐड हो चुका, पर ये अब ओल्ड वे हो चुका है, हम ऐसे ऐड नहीं करते कंटेंट को, ठीक है। तो इसको तो करते हैं बंद। अब जैसे ही बंद किया तो क्या हुआ, ये एलिमेंट आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कंटेंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कंटेंट को मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक हो गया। तो ये तरीका तो मैं यूज नहीं कर सकता। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एलिमेंट के साथ एक प्रॉपर्टी आती है, मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं जब इसको हेडिंग को क्लिक करूंगा तो ये देखो, इसके ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो यहां पर आप देखोगे हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या नाम था उसका, इनर एचटीएमएल, ये रहा इनर एचटीएमएल, एक ये है, एक है इनर टेक्स्ट और एक है टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट आपको नीचे मिलेगी, टेक्स्ट कंटेंट ये रहा, ठीक है। तीनों का काम एचटी, रुक रही जी जी, है, स्क्रीन रुक रही है। सबके पास रुक रही है मेरी स्क्रीन? नहीं सर, सही चल रही। सही चल रही खिजरा है। आपके इंटरनेट का मसला है। अच्छा, तीनों का काम, तीनों प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज है, ये मेथड नहीं, आप याद रखें, तीनों प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर ये मेथड होता यहाँ पर एफ लिखा होता हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, तीनों प्रॉपर्टीज है। इन तीनों प्रॉपर्टीज का काम क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर कंटेंट को ऐड करना। जैसे हम टेक्स्ट नोड बना के कर रहे थे ना, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या कर दिया, क्या बजाय टेक्स्ट नोड अलग से बनाओ, उसने जावास्क्रिप्ट ने हमें उसकी प्रॉपर्टी बना के दे दिया, भाई आप अब ये ले लो प्रॉपर्टी, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो उसका कंटेंट बन जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पर कचरा हो गया है, मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये फालतू की लाइन जो है वो हटा देता हूँ यहाँ से, तो इनका काम नहीं है अभी, ठीक है। एलिमेंट बन चुका है हमारे पास, यहाँ पर आ भी चुका है, पर वो कंटेंट हमने लिखा नहीं, इस वजह से हमें दिख नहीं रहा, ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर कंटेंट को ऐड करूंगा, तो कैसे करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस होती है, डॉट करके, आपको पता है, डॉट इनर टेक्स्ट। सबसे पहले इनर एचटीएमएल को देख लेते हैं, इनर एचटीएमएल। अब ये प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को आप असाइन भी कर सकते हो वैल्यू, तो यहां पर मैं लिखता हूं हेडिंग 1, हेडिंग 1। तो जैसे ही मैंने यहाँ हेडिंग 1 लिखा, ये देखो कंटेंट मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इनर टेक्स्ट। अब उसको देख लेते हैं, इनर टेक्स्ट को देख लेते हैं अभी, इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट ने भी देखो वही काम किया है। एक मिनट, ये चीज पता नहीं क्या यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर ये हट जाए। तो ये देखो इनर टेक्स्ट ने भी वही काम किया, हेडिंग 1 को शो किया है। अब तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और यहां पर मैं लिखूंगा यही हेडिंग 1। तो ये देखो तीनों ने सेम काम किया है, तीनों ने सेम ही काम किया है। अब आप लोग बोलोगे कि इस तीनों में फर्क क्या हुआ, यहां तक बात समझ में आ रही है मुझे बताओ, तो इसके बीच में फर्क बताने वाला हूं मैं। ये समझ में आ रहा है, इनर एचटीएमएल, टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट, ये तीनों क्या कर रहे हैं, हनीफ, साथ, खिजरा, ये तीनों चीजें क्या कर रही हैं, सेम काम कर रही हैं।
कंटेंट को किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर आप अगर ऐड करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू करते हो। उस एलिमेंट का कंटेंट निकालना हो तब भी आप ऐसे ही करते हो। तो हम पहले क्या करते, टेक्स्ट नोड करके अलग से नोड बना रहे थे, वो अलग एंटिटी थी। ये क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ये इनर HTML इनर टेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। वो टेक्स्ट नोड ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं था, वो अलग से बना रहे थे। वो अलग से बना के फिर ऑब्जेक्ट का हम हिस्सा बना रहे थे। पर जावास्क्रिप्ट ने हमें उसके साथ ही प्रॉपर्टीज दे दी हैं कि भैया आप अभी इसका यूज कर लो। अब से फर्क देखते हैं, ठीक है। मैंने अभी इनर HTML को खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कंसोल में जाके देखते हैं, पहले इस ऑब्जेक्ट इसको एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं, हेडिंग को, ये हमें दिख कैसे रहा है, ठीक है। ये पता नहीं दोबारा क्या आ गया है, ये हट जाए। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह मुझे दिख रहा है। अगर मैं आपको नीचे लेके देखूं, नीचे लेके चलूं, तो मैंने अभी कंटेंट लिखा किसमें, इनर HTML में। पर आप देखोगे वो सारी जगहों पे आ चुका है। इनर टेक्स्ट में भी वो कंटेंट आ चुका है, टेक्स्ट कंटेंट पे भी वो कंटेंट आ चुका होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इनर 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 HTML, ये देखो मैंने डाला किसमें, इनर HTML में। पर जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट है, उसने इनर टेक्स्ट के अंदर भी वो चीज डाल दी है। हालांकि वो देखो मैंने यहाँ पर इनको कमेंट किया हुआ है, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट को। मैंने सिर्फ इनर HTML को वो कंटेंट की वैल्यू दी हुई है। पर इसने क्या जावास्क्रिप्ट में क्या किया इंटरनली, इनर टेक्स्ट को भी वही वैल्यू दे दी और टेक्स्ट कंटेंट को भी वही वैल्यू दे दी। ये देखो टेक्स्ट कंटेंट, ये रहा टेक्स्ट कंटेंट को भी हेडिंग 1 देती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इंटरनली करती है। हालांकि अगर आप टेक्स्ट नोड भी बनाते हो ना, तो जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट है, मैं काम करता हूँ वो टेक्स्ट नोड को ऊपर से लेके आता हूँ। ये टेक्स्ट नोड हमने बनाया था ना, ये रहा, ठीक है। इसी लाइन को मैं यहाँ से उठा के नीचे डाल देता हूँ। तो आप देखोगे उसको भी वो क्या करेगा, उसके इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट वगैरह में ऐड कर देगा उसको, ठीक है। अभी देखो इनर टेक्स्ट, इनर HTML टेक्स्ट कंटेंट सारे बंद पड़े हुए हैं, सिर्फ टेक्स्ट नोड को मैंने ओपन किया हुआ है। पर अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर चल के, ठीक है, ये देखो टेक्स्ट कंटेंट में भी वही चीज आ चुकी है, हेडिंग 1 ये देखो इनर टेक्स्ट और इनर HTML में भी आ चुकी है। तो जावास्क्रिप्ट ये बिहाइंड द सीन खुद से कर देती है। ये देखो ये प्रॉपर्टीज को खुद से फिल कर देती है, चाहे आप टेक्स्ट नोड बना के करो या आप डायरेक्टली इनर HTML के थ्रू करो या इनर टेक्स्ट के थ्रू करो, जावास्क्रिप्ट खुद से दूसरी चीजों को फिल कर देती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में फर्क क्या है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है ये, मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए किया था कि ये भी जो है वो जावास्क्रिप्ट इनर टेक्स्ट इनर HTML में ऐड कर देता है टेक्स्ट नोट की वैल्यू को भी। तो इनर HTML में आप पता है HTML के एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मूड हुआ कि आप चाह रहे हो कि P एलिमेंट इस H1 के अंदर आ जाए, P एलिमेंट ऐसे करके आप डालना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल है। अगर आप इस H1 को जाके देखोगे यहां पर, बॉडी को मैं ओपन करूंगा और इस H1 को मैं यहाँ पर, ये रहा H1। अब ये देखो P एलिमेंट कहां से आया मेरे पास, ये P एलिमेंट मैंने यहां पर डाला है इसके थ्रू, ये रहा। तो आप HTML के कंटेंट को भी यहां पर ऐड कर सकते हो। आपको क्रिएट एलिमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहां पर HTML का एलिमेंट बना सकते हो। तो ये भी आप यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, कि इनर HTML के थ्रू आप HTML को ऐड कर सकते हो। पर अगर यही सेम काम मैं इनर टेक्स्ट में करूंगा तो देखो क्या होगा। अगर यही सेम काम मैं इनर टेक्स्ट के साथ करूं तो क्या होगा, देखते हैं। मैं इसको कर देता हूं इनर टेक्स्ट, तो आप देखोगे ये कुछ अलग ही मुझे दिखाएगा। एक मिनट, ये देखो उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, उसने इसको एज अ HTML एलिमेंट नहीं बनाया, जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही उसने प्रिंट कर दिया। फर्क समझ में आ रहा है, मुझे बताओ। यही मेजर फर्क है इनर HTML और टेक्स्ट कंटेंट में। इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इनमें यही फर्क है। इनर HTML क्या करता है, वो किसी भी HTML एलिमेंट को पार्स कर देता है,
मतलब आपने अगर यहाँ पर HTML एलिमेंट को बना दिया है ना, तो वो उसको एज अ HTML एलिमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। पर इनर टेक्स्ट में क्या हो रहा है, वो उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, ना कि HTML एलिमेंट ट्रीट कर रहा है, वो उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ हिजरा, साद, हनीफ, ये समझना यस बड़ा सर। इंपॉर्टेंट है। जी सर। इनर HTML थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसका नाम ही इनर HTML है कि भाई आप HTML को उसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ, एक काम करते हैं। सॉरी, मैं डकार आ गई थी, अभी खाना खाया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। मैंने यहाँ पर डाला है एंकर टैग, अभी देखना मजा, ये मुझे लिंक की तरह दिखेगा। ये देखो, इसने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने यहाँ पर उसका हाइपर रेफरेंस नहीं दिया था, सॉरी। href करूंगा और यहाँ पर मैं ये हैश लिख देता हूँ, मुझे कहीं भी इसको रिडायरेक्ट नहीं करना है। अच्छा, वही मसला आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंगल कोड लगाऊंगा, ठीक है। ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर मैं डबल कोड को यूज किया हुआ है, तो मैं बाहर नहीं यूज कर सकता। ये देखो, ये अभी एक लिंक बन चुका है, ठीक है। अगर बॉडी में जाके देखें, H1 के अंदर, तो ये देखो ये लिंक बन चुका है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इनर HTML के थ्रू वो HTML का एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। तो आप पूरी की पूरी HTML को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो, पूरी की पूरी, भले वो कितनी भी लाइन की हो। पर अगर आप यही सेम काम इनर टेक्स्ट में करोगे तो नहीं होगा। अगर आप यही सेम काम इनर टेक्स्ट के थ्रू करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ बंद इन HTML को। तो ये देखो, ये क्या हो गया इसको, अब ये दिख क्यों नहीं रहा मुझे। अच्छा सॉरी, इसको मुझे स्ट्रिंग में रखना था, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या कर रहा है, उसको एज इट इज प्रिंट कर रहा है, जैसा मैंने वहां लिखा हुआ है टेक्स्ट की तरह, उसी तरीके से प्रिंट कर रहा है। वो इसको एज अ HTML एलिमेंट ट्रीट ही नहीं कर रहा। सेम टू सेम टेक्स्ट कंटेंट के साथ भी यही चीज होगी। टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट दोनों सिमिलर है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। पर इनर HTML और इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में बड़ा फर्क है। इनर HTML थोड़ा अलग से काम करता है, वो HTML को एड करने में आपकी मदद करेगा। ये देखो, ये भी उसी की तरह काम कर रहा है, इनर टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट दोनों सेम है, उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। पर इनर HTML इनसे काफी डिफरेंट है। इनर HTML आपको HTML ऐड करने में मदद करता है, बस इतना सा फर्क है। मुझे बताओ समझ में आई या नहीं ये चीज आप लोगों को? क्योंकि कभी कभार आप पता क्या करोगे, कभी कभार आप जो है एलिमेंट आप इनर HTML के थ्रू बना रहे होगे। मैंने काफी प्रोजेक्ट जो बनाए उसमें इनर HTML का यूज किया हुआ है, कि कौन वो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करे इसमें बड़ा टाइम लगता था। तो ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, इनर HTML के थ्रू आपने HTML को इंसर्ट कर दिया और लूप लगा दिया, फिर जब वो बंदा बटन पे क्लिक करेगा वो HTML को बनाता जाएगा। मुझे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट या टेक्स्ट नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर कई जगह पे ये डेंजरस भी है, ये कई जगह पे इनर HTML डेंजरस भी है। डेंजरस क्यों है बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसको बड़ा सोच समझ के यूज करना पड़ता है, वरना ये आपकी वेबसाइट को हैक भी करा सकता है, आपके यूजर्स का डेटा चोरी भी कर सकता है इस एलिमेंट, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा HTML एलिमेंट जा रहा है। अब इसमें कोई मेलिशियस कोड, कोई ऐसा लिंक बंदा डाल दे, अगर आपने फॉर्म की इनपुट टैग के अंदर इनर HTML का यूज किया हुआ है और उसने वो मेलिशियस लिंक उसके अंदर डाल दिया, वो तो उसको एज अ HTML एलिमेंट ही ट्रीट करेगा, तो आपकी यूजर का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसको बड़ा मतलब देखभाल करके यूज करना पड़ता है इनर HTML को। मैं ज्यादातर जो है वो इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट को यूज करता हूँ। इनर HTML यूज करता हूँ पर सोच समझ के यूज करता हूँ। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? जी सर, समझ इसके आया बाद सर। में जी 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 जी, साथ भाई बोलो। आप SQL इंजेक्शन की बात कर रहे हैं सर? हाँ, SQL इंजेक्शन, बाकी और भी बहुत सारी चीजें आप सर्च कीजिएगा कि इनर HTML को यूज करने के क्या क्या नुकसान होते हैं।
तो इसको थोड़ा संभल के यूज करना पड़ता है। हैकिंग भी हो सकती है इससे ना, क्योंकि पूरा का पूरा HTML एलिमेंट वो पार्ट्स कर रहा है, वो उसको एज HTML एलिमेंट कोई मतलब फिर अगर ऐसा एलिमेंट डाल दे, उसके अंदर कोई ऐसा लिंक डाल दे, वो तो आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। तो ये थोड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, अब मैं आपको फर्क बताने चाहता हूँ इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में कि इनमें क्या फर्क है। तो मैं इसी चीज को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, सेम टू सेम चीज को, और सिर्फ इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में हम फर्क देखेंगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। ठीक हो गया, इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। मैं काम करता हूँ, इन तीनों को हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन हो जाए। ठीक है, हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, हेलो, हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट हेलो 2। ठीक है, अभी तो ऑब्वियसली ये हेलो 2 ही दिखाएगा, क्योंकि वो ओवरराइट कर रहा है इसको। ठीक है, हेलो 2 दिखाएगा वो। ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर मैंने कमेंट नहीं किया था इसको। तो कर दो कमेंट। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो दोनों का सेम ही मिलेगा आपको। ये देखो हेलो, वही हेडिंग है। इसको कमेंट करके मैं टेक्स्ट कंटेंट को खोलता हूँ तो यहाँ भी हेलो ही दिखाएगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेसेस दे दूं, ऐसे यहाँ पर कुछ स्पेसेस दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो इनर टेक्स्ट उन स्पेसेस को खत्म कर देता है। इनर टेक्स्ट उन स्पेसेस को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस नहीं दिखेगा। इनर टेक्स्ट क्या करेगा? उन स्पेसेस को खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। पर टेक्स्ट कंटेंट ऐसा नहीं करेगा। टेक्स्ट कंटेंट ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट में अगर स्पेसेस दे दूं तो वो स्पेसेस को भी काउंट करता है। यहाँ पर शो नहीं कर रहा, पर ये स्पेसेस को काउंट करता है। ये बात आप याद रखना, ये स्पेसेस को काउंट करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही मैं क्या बता रहा हूँ? मेरे पास सही से काम नहीं कर रहा, पर ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्पेसेस को काउंट करेगा टेक्स्ट कंटेंट। इनर टेक्स्ट स्पेसेस को रिमूव कर देता है। अब दूसरा दूसरा इसमें क्या फर्क था? दूसरा फर्क ये है कि भाई अगर आपने जो है अपने एलिमेंट को डिस्प्ले नन किया हुआ है ना, आपने अपने एलिमेंट को डिस्प्ले नन किया हुआ है, तो इनर टेक्स्ट में इसको देखोगे तो वो शो नहीं करेगा, पर टेक्स्ट कंटेंट उसको शो कर देगा। ठीक है, मैं अभी दिखा नहीं रहा क्योंकि इसमें टाइम बहुत चले जाएगा हमारा, पर मेजर फर्क दोनों में यही है कि ये स्पेसिस को काउंट नहीं करता, और जो आपने डिस्प्ले नन करके किया हुआ है, उसको हटाया हुआ एलिमेंट को, वो उसको शो नहीं करेगा। कंसोल की बात कर रहा हूँ, कंसोल में आप उसको देखना चाहो, क्योंकि वो डोम में तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपने वहां से स्टाइल नन किया हुआ है, पर कंसोल में आप उसको देख सकते हो। कंसोल में अगर आप इनर टेक्स्ट के थ्रू देखोगे तो वो नहीं दिखेगा, पर टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू वो दिख जाएगा। तो ये दो मेजर फर्क है इसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसकी अगर मैं ज्यादा डिटेल में चला गया तो बहुत ज्यादा टाइम इसी में चला जाएगा हमारा। तो आप खुद से भी रिसर्च कीजिएगा इंटरनेट पे कि टेक्स्ट कंटेंट इनर टेक्स्ट में क्या फर्क है, इनर स्ट्रीम में क्या फर्क है, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का हो तो पूछो। हनीफ, साद, खिजरा, कोई सवाल यहाँ तक? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। हनीफ, साद, आप लोग क्यों खामोश बैठे हो भाई? वो आवाज कट रही है, समझ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई एट्रीब्यूट्स को कैसे हम उसकी वैल्यू को ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं टाइम बचे, मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू एलिमेंट नहीं बना रहा, और मैं कोई काम करता हूँ यहीं पे ही जो है वो उसकी कोडिंग कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए H1 हेडिंग 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ क्लास का, क्लास दे देते हैं इसको हेडिंग।
ठीक है, तो ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी का नाम है और ये उसकी वैल्यू है। हमें ये वैल्यू को गेट करना है, तो कैसे गेट करेंगे? सबसे पहले इस H1 को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको पता है वो कैसे सेलेक्ट होगा। सबसे पहले मुझे बॉडी को देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, और बॉडी के अंदर आपको पता है चाइल्ड नोट्स करके हमारे पास आता है, चाइल्ड नोट्स, और चाइल्ड नोट की ये मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये टेक्स्ट नोड है, खाली टेक्स्ट नोड, तो ये फर्स्ट, ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे होगा हमारा, तो यहाँ लिखूंगा मैं फर्स्ट, ठीक है, और अगर मैं यहाँ इसको कंसोल करूं तो मुझे हेडिंग मिलनी चाहिए, यहाँ पर हेडिंग मेरे पास आनी चाहिए कंसोल के अंदर। कंसोल में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई? Why it is not showing anything? ये मुझे क्यों नहीं कुछ शो कर रहा? एक मिनट, कोड भी ठीक है, बिल्कुल कोड में तो मसला नहीं है, तो ये मुझे भाई यहाँ पर हेडिंग क्यों नहीं शो कर रहा कंसोल में? ये क्या माजरा है? अलर्ट करके देखते हैं, एक मिनट, कुछ अलर्ट कर रहा है या नहीं? शायद ये हमारी इंडेक्स का जावास्क्रिप्ट मसला। ही काम नहीं कर रही, क्यों काम नहीं कर रही भाई? एसआरसी का मसला तो नहीं होना चाहिए, बहरहाल देख लेते हैं इसको, इसको भी हटा के। हाँ, ये एसआरसी का मसला आ रहा था, बहरहाल ठीक है, तो ये हेडिंग मेरे पास आ चुकी है, जिसके ऊपर क्लास लगी हुई है हेडिंग, ठीक है। अगर मैं आपको क्लास नेम दिखाऊं, आपको पता है क्लास नेम की प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि उसके अंदर क्लास कौन कौन सी लगी हुई है। तो अगर क्लास नेम में आपको लेके चलूं, क्लास नेम, वेयर आर यू क्लास नेम, ये ऊपर होगा, ये रहा क्लास नेम, ये रहा हेडिंग, तो इसको मैंने क्लास दे रखी हेडिंग, ठीक है। अब अगर उसकी वैल्यू को निकालना हो, तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, एक तो तरीका हमारे पास ये है कि भाई आप हेडिंग डॉट क्लास नेम लिखो, ठीक हो गया। ये देखो हेडिंग डॉट क्लास नेम लिखा, तो ये देखो ये हेडिंग उसकी क्लास की वैल्यू आ चुकी है, मतलब ये चीज मुझे चाहिए थी, ये चीज मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। पर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? दूसरा तरीका हमारे पास है भाई, गेट एट्रीब्यूट करके एक हमारे पास मेथड आता है, हेडिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। यहां पर आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखो जिसकी आपको वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं क्लास, तो अगर मैं यहां पर जाके देखूं, तो ये देखो मेरे पास हेडिंग आ चुकी है। मैं इसको अगर हटा दूं, यहां से अगर मैं इसको हटा दूं, तो ये देखो ये हेडिंग मेरे पास कहां से आ रही है? अब ये इस गेट एट्रीब्यूट मेथड की वजह से मेरे पास आ रही है। प्लीज गिव मी 1 मिनट, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, तो एक तो तरीका आपने देखा क्लास नेम निकालने का तरीका, एक तो ये था। एक ये तरीका, ये थोड़ा वर्सटाइल तरीका है, गेट एट्रीब्यूट जो है ना, कोई भी एट्रीब्यूट आप निकाल सकते हो। क्या पता इस H1 के अंदर कोई, मतलब जैसे कि आप डॉट क्लास करके, क्लास नेम करके उसकी क्लास की वैल्यू को, मतलब इसकी जो एट्रीब्यूट की वैल्यू को निकाल रहे हो, क्या पता कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जो इसके साथ अटैच ही ना हो H1 के साथ, तो उसकी वैल्यू को आप कैसे निकालोगे?
मतलब मैं जैसे अभी क्लास नेम करके उसकी प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर हेडिंग खोल के, यहाँ पर जो है इसको करता हूँ अनकमेंट और इसको हम देखते हैं एज ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी अवेलेबल है क्लास नेम के नाम से, ये रही। पर कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर हो ही नहीं, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर आपको काम देगा ये गेट एट्रीब्यूट का मेथड। आप बस उसको एट्रीब्यूट का नाम दो, जैसे कि मुझे क्लास की वैल्यू चाहिए थी, मतलब ये वैल्यू चाहिए थी, आप उसके एट्रीब्यूट का नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया तो उसने मुझे उसकी वैल्यू दे दी। ये देखो ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई, यहाँ पर अगर मैं अल्ट मिसाल के तौर पर अल्ट का बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ अल्ट, देखते हैं अल्ट की वैल्यू देता नहीं देता। मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, देखते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये देखो उसकी वैल्यू मुझे निकाल के दे रहा है। हालांकि H1 के साथ अल्ट का एट्रीब्यूट तो है ही नहीं। अल्ट एट्रीब्यूट किसका है मुझे बताओ? अल्ट एट्रीब्यूट किस एलिमेंट के साथ आता है? अल्ट नाम का एट्रीब्यूट किस एलिमेंट के साथ आता है? हनीफ, सर वो खिजरा, इमेज अगर हम लगाते हैं तो उसमें हम इमेज, अल्ट लगाते हैं सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको अल्ट करके एक्सेस करना चाहूँ तो ये मुझे अनडिफाइंड देगा। ये देखो अनडिफाइंड, क्योंकि अल्ट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। अल्ट अल्ट का जो एट्रीब्यूट है वो हेडिंग के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। अल्ट का एट्रीब्यूट इमेज के साथ एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीज अगर आपको एक्सेस करनी होती तो आप गेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज करते हो, ठीक है। तो ये तरीका तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला तरीका आपको उसकी वैल्यू को निकालने में मदद करेगा, गेट एट्रीब्यूट। उसी तरीके से हमारे पास एक मेथड आता है जिसको कहते हैं सेट एट्रीब्यूट। अब से गेट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई उसकी वैल्यू को निकालना। सेट का मतलब उसकी वैल्यू को सेट करना। जैसे कि अब यहाँ पर आईडी का एलिमेंट नहीं है, मेरे पास आईडी का एट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो आप आईडी का एट्रीब्यूट मेरे पास नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पर आईडी के एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हो। तो आईडी का पहले आप नाम दोगे, उस एट्रीब्यूट का नाम दोगे, पहले आर्गुमेंट में उस एट्रीब्यूट का आप नाम दोगे, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट वो उस एट्रीब्यूट का नाम लेता है, सेकंड आर्गुमेंट वो लेता है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं दे रहा हूं आईडी माय हेडिंग, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर करूंगा, ये अनडिफाइंड मुझे दिखा रहा है क्योंकि ये, यार ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? ये क्या मसला है? अच्छा अच्छा सॉरी, ये सेट एट्रीब्यूट हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, इसको बाय रखते हैं, क्योंकि आपको पता है फंक्शंस कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, मतलब इसने काम तो कर दिया पर वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसको अगर देखना है तो मुझे यहाँ पर हेडिंग को खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी आपको अगर आईडी दिखाऊं, आईडी की वैल्यू दिखाऊं, ये रही आईडी, ये देखो आईडी की वैल्यू। ये वैल्यू कहां से आ रही है? मैंने यहाँ पर उसको सेट किया है सेट एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, हेडिंग डॉट आईडी करके उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो। पर वही बात आ जाती है कि अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जाए एग्जिस्ट ही नहीं करता उस एलिमेंट के साथ, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि अगर मैं जीत नाम का एट्रीब्यूट बनाता हूँ, ठीक है, तो जीत नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पर मेरे ख्याल से बना हुआ होना चाहिए। यहाँ तो मेरे पास, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैसे शो करेगा? अगर देखते हैं ट्राई करके, क्या पता मिल जाए। ठीक है, तो मुझे नहीं मिल रहा। ये मुझे कहाँ मिलेगा? एट्रीब्यूट की लिस्ट में मिलेगा। अगर मैं आपको एट्रीब्यूट की लिस्ट निकाल के दिखाऊं तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ये क्या करेगा? हमें पूरी लिस्ट दे देगा एट्रीब्यूट्स की। ये देखो जीत का एट्रीब्यूट उसमें ऐड हो चुका है। ये जितने भी एट्रीब्यूट आपने लगाए हुए ना अपनी एलिमेंट में, वो सारों की लिस्ट आपको दे देता है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या करेगा? आपको पूरा का पूरा वो जितने भी एट्रीब्यूट आपने उस एलिमेंट पे लगाए हुए हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको दे देगा यहाँ पर। तो ये भी एरे लाइक स्ट्रक्चर, ये एरे नहीं है, एरे के जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो क्लास के एट्रीब्यूट हमारे पास है, आईडी का एट्रीब्यूट है, जीत का एट्रीब्यूट, आईडी और जीत मैंने यहाँ से बनाए सेट एट्रीब्यूट के थ्रू बनाए। ये देखो सेट एट्रीब्यूट, और ये आईडी तो हमने इस तरीके से बनाई है, ठीक है। तो मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? ये एट्रीब्यूट को कैसे सेट करना है, कैसे उसकी वैल्यू को गेट करना है। और डॉट एट्रीब्यूट्स करके एक प्रॉपर्टी आती है जो पूरी की पूरी लिस्ट आपको दे देती है जो जो भी एट्रीब्यूट आपने यहाँ पर अपने एलिमेंट में यूज किए हुए हैं।
यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो। हनीफ, साथ, खिजरा। जी हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है लोगों को? सर अगर यहाँ हमने बहुत सारे वो बनाए हुए एलिमेंट्स होंगे, हमारा ज़्यादा काम होगा, तो इस तरह चाइल्ड नोड्स को हमें ना वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। नहीं, इससे आसान तरीका मैं बताऊंगा। ये तो हार्ड तरीका ना एलिमेंट को सेलेक्ट करने का। इससे इजी वे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़ा हार्ड तरीका है ना, ये हम तरीका यूज नहीं करते, पर आपको पता होना चाहिए ये तरीका भी यूज होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी आप एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। बने बनाए हुए एलिमेंट जो है, जैसे आपको इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ना, वो बहुत ही इजी तरीका होगा किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का। आप डायरेक्टली उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लोगे। सर ये कंसोल लॉग हेडिंग डॉट एट्रीब्यूट्स क्या है, ये एट्रीब्यूट का कहाँ से आया? मैं बताता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको कर देते कमेंट, और मैं काम करता हूँ, इसको नीचे कर लेते ताकि कचरा थोड़ा हट जाए। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। ठीक हो गया, इसको करते हैं बंद। ठीक है, अब ये हेडिंग मेरे पास आ चुका है। अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने कितने मतलब इसमें जो है एट्रीब्यूट यूज, जैसे कि अभी मैं आईडी का एट्रीब्यूट बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं हेडिंग करके आईडी का एट्रीब्यूट बना दिया, और मैं एक अल्ट नाम का भी बना देता हूँ मिसाल के तौर पे, मतलब एग्जिस्ट तो नहीं करता, या मैं एक जीत का भी नाम का एट्रीब्यूट बना देता हूँ। एग्जिस्ट नहीं करता पर बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि सारे के सारे ये जो है ना हमारे पास एट्रीब्यूट्स, उसकी लिस्ट मेरे पास आ जाए। तो उस लिस्ट के लिए आप क्या करोगे? उस लिस्ट के लिए आप करोगे ये हेडिंग डॉट एट्रीब्यूट नाम की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी वो पूरी की पूरी लिस्ट लाने में। ये देखो, ये लिस्ट आ चुकी है, देखो क्लास, आईडी, अल्ट, जीत। ठीक है, ये कहां से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं। ये देखो, ये सारे एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपको उठा के दे देता है वो। तो आप उस लिस्ट को आप कैसे कर सकते हो एक्सेस? ऐसे 0 करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास वो फर्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई शायद, क्या मिस्टेक हुई है, एक मिनट, सही तो लिख रहा हूँ यार, क्या मसला है? एट्रीब्यूट्स, 0 इंडेक्स, ये देखो क्लास। तो 0 इंडेक्स पे क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्लास पड़ा हुआ है। तो आप ऐसे करके उसकी वैल्यू को दे सकते हो। ये देखो, उसकी वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो उसके साथ ना। ये समझ में आया मुझे? बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। उसी तरीके से हमारे पास एक मेथड आता है जिसको कहते हैं रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट नाम से जाहिर है कोई एट्रीब्यूट आपको रिमूव करना हो। जैसे कि मैं ये अल्ट नाम का एट्रीब्यूट रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। ऐसे कुछ मेथड था, मुझे याद नहीं है, आई थिंक यही मेथड है। और मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा अल्ट, तो अगर ये एरर आ गया तो मतलब मैंने कुछ गलती की है, मुझे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो अल्ट नाम का देखो एट्रीब्यूट जा चुका है यहाँ से। हमारे पास अल्ट नाम का एट्रीब्यूट अभी नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखूं क्लास लिखूं, तो क्लास नाम का एट्रीब्यूट भी रिमूव हो जाएगा। ये देखो, क्लास नाम का एट्रीब्यूट भी हमारे पास यहाँ से जा चुका है। सो इसी तरीके से आप सारे के सारे एट्रीब्यूट्स रिमूव कर सकते हो। तो आपकी नीड के ऊपर है, आप अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो कि जो यूजर उस पर क्लिक करेगा भाई क्लास इसकी उड़ जाए, तो आप यहाँ इस तरीके से उसके एट्रीब्यूट को उड़ा सकते हो। क्लास के एट्रीब्यूट है, कोई भी एट्रीब्यूट आप उड़ाना चाहो तो उड़ा सकते हो। आपकी नीड के ऊपर ही है। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आगे बढ़ूं मैं। सर ये क्लास में हम 2-3 क्लासेस देते हैं, अगर उसमें से एक क्लास हटानी हो, जैसे हेडिंग के साथ कुछ और भी दी हो, वो हटानी हो तो वो किस रिमूव करेंगे? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
सर जैसे क्लास तो हमें ना 2-3 दे सकते हैं ना, हम CSS बनाते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि क्लास जो हमने 2-3 दी है उसमें से कोई एक रिमूव करनी है। अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग के साथ डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है, मुझे वो रिमूव करना है, तो वो कैसे रिमूव होगी? वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी बताने लग गया तो उसमें काफी टाइम चले जाएगा, क्योंकि आगे हमारा टॉपिक है क्लास लिस्ट के नाम से एक हमारा टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा वो चीज। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही? गेट सेट एट्रीब्यूट को कैसे सेट करते हैं, कैसे गेट करते हैं, कैसे उसको रिमूव करते हैं, अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट चाहिए तो कैसे निकालते हैं, ये समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ, तो आगे बढ़ूं मैं। जी सर। यानी आज आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, आप लोग यहाँ पर हो या नहीं? जी सर, सर असल समझ में आएगा। मेरे पास नेट का मसला है, मुझे दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब आते हैं लूप्स की तरफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स। हमने अब तक जो है फॉर लूप पढ़ा है, व्हाइल लूप पढ़ा है, डू व्हाइल लूप पढ़ा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जावास्क्रिप्ट पे हमारे पास बहुत तरीके के लूप आते हैं, तो उसमें से ही आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर और फॉर इन, फॉर ईच। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि इसमें फोर कॉमन है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये फोर लूप की वेरिएशन है। ये क्या है? फोर लूप की वेरिएशन है, मतलब है फोर लूप पर उसको थोड़ा आसान कर दिया गया आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। तो उसको शो करने के लिए मुझे जो है ना, अब ये डोम की रीड नहीं है, इसके लिए हमें चाहिए होगा मुझे अरे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये इसको बंद करता हूँ और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच कर देता हूँ यहाँ से src करके। अलग फाइल पे काम करेंगे तो ठीक रहेगा काम, script.js। और यहाँ पर जाके मैं सबसे पहले एक अरे बनाता हूँ। अब मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को फॉर ऑफ लूप के बारे में। फॉर ऑफ ये आपका काम बड़ा आसान कर देगा, यकीन करो। आप बोलोगे सर आपने क्या चीज बता दी हमें। ठीक है, तो एक लूप एक एरे बना लेता हूँ 5 एलिमेंट का। तो अगर इस पे मुझे इटरेट करना होता था, मतलब उस पे अगर मुझे लूप चलाना होता तो कैसे चलाता था मैं? सबसे पहले एक आई नाम से वेरिएबल इनिशियलाइज करता था, जिसकी वैल्यू 0 रखता। 0 क्यों रखता था? क्योंकि हमारा अरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आई लेस देन में कितने करता था? उसकी लेंथ के लेस देन करता था, हमारे जो एरे की लेंथ के। और बाद में आई प्लस प्लस कर देता था मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कंसोल करा देता था, ये अरे और ये आई लगा देता था। तो क्या होता था कि भाई फर्स्ट टाइम लूप चलता तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होती, तो फर्स्ट इंडेक्स वाली, मतलब 0 इंडेक्स वाली चीज हमारे पास प्रिंट हो जाती। फिर दोबारा लूप चलता तो यहाँ पर आ जाता 1, क्योंकि ये प्लस प्लस होके ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये क्या प्रिंट करता? ये 2 प्रिंट करता। तो ऐसे कर करके ये 5 तक जाएगा, क्योंकि हमने लेस देन लिखा हुआ है एरे डॉट लेंथ। तो एरे की लेंथ कितनी है भाई? 1 2 3 5, मतलब ये चलेगा 5 से नीचे, क्योंकि 0 to 5 इंडेक्स हमारे पास चलती है। तो अगर मैं इसको आउटपुट आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो 1 2 3 4 5 मेरे पास आ रहा है। अब इसी काम को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो फॉर ऑफ लूप के थ्रू। फॉर ऑफ लूप के थ्रू आप यही काम आप फॉर ऑफ लूप के थ्रू बड़े आसानी से कर सकते हो, बड़ा इजी कर दिया उसने। ठीक है, वो उसका सिंटेक्स क्या है भाई? फॉर, वही सिंटेक्स फॉर। उसके बाद आप सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हो, और वेरिएबल को नाम कोई भी नाम दे सकते हो। मैं दे रहा हूं एलिमेंट, ठीक है, एरे का एलिमेंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मीनिंगफुल नाम दे देता हूं, एरे एलिमेंट। और यहां पर आप लिखते हो ऑफ, उस एरे का नाम देते हो। बस इतना सा आपको करना है, इतना सा आपको काम करना है। और यहां पर कंसोल डॉट लॉग कर दो ARR एलिमेंट, तो आप जादू देखोगे। ये देखो सेम आउटपुट मुझे मेरे पास आ रहा है, सेम आउटपुट मेरे पास आ रहा है। अब इसकी वर्किंग समझो, ये कर कैसे रहा है। यहाँ पर जो ARR एलिमेंट के नाम से वेरिएबल जो मैंने बनाया ना, अब ये फॉर लूप करता क्या है कि इस एरे में जाता है, और वो बिहाइंड द सीन वो आई, मतलब ये एरे डॉट लेंथ के उसके लेस देन कर देता है। जैसे ये कंडीशन खुद से लगा देता है, आई प्लस प्लस भी खुद से कर देता है। वो हमें दिख नहीं रहा, पर बिहाइंड द सीन यही लूप चल रहा होता है। पर ये थोड़ा आसान सा सिंटेक्स कर दिया है। अब ये कर क्या रहा है कि जो वेरिएबल हमने बनाया ना ARR एलिमेंट, ये करेगा क्या कि इस एरे में से पहली वैल्यू को निकाल के इसमें स्टोर कर देगा। पहली वैल्यू को निकाल के, मतलब इस वैल्यू को निकाला इसने 1 को, इसके अंदर स्टोर कर दिया।
और जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, ये दोबारा जाएगा यहाँ पर, इस सेकंड वैल्यू को उठाएगा, इसके अंदर स्टोर करेगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, और इसको यहाँ पर दिखा के इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद दोबारा जाएगा यहाँ पर, इसको उठाएगा, इसके अंदर स्टोर करेगा, ठीक है, और उसको यहाँ पर प्रिंट करा देगा। फिर ये यहाँ पर जाएगा, इसको उठाएगा 4 को, और यहाँ पर इसको स्टोर करेगा, और इसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और उसी तरीके से 5 पे जाएगा, इसको उठाएगा, यहाँ पर इसको स्टोर करेगा, और यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। तो इसलिए हमारे पास ये आउटपुट ऐसा आ रहा है। तो यही सेम टू सेम काम मैंने इतनी कम लाइनों में कर दिया। मतलब लाइनें तो उतनी लग रही है, पर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ ना, i इज इक्वल टू 0, अब मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करो कहाँ पर खत्म करो, ये मुझे अब लूप को बताने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बस एक एलिमेंट, एक वेरिएबल बनाना है, और उसको बताना है कि भाई कहाँ से आपको वैल्यूज को उठाना है और उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अगर इसको मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पर, इसको डिबग करके देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है बिहाइंड द सीन। ये बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, उसकी थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं यहाँ से। मोर टूल्स, आई थिंक सोर्स वाला पेज था, नहीं एप्लीकेशन वाले में नहीं था, कौन से वाले में था मैं भूल गया हूँ, मेमोरी में भी नहीं था, परफॉर्मेंस, नेटवर्क, हाँ ये रहा सोर्स, ठीक है सोर्स। तो यहाँ पर जाके मैं डीबगर लगा दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पर जाके मैं लगा दूंगा डीबगर। अब जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखना ये करेगा कैसे काम। ठीक हो गया, ये क्यों नहीं चला भाई डीबगर? अच्छा अच्छा, आप चल चुका है, ठीक है। अभी आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू बता रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? मुझे बताओ अभी इस एलिमेंट की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, ये दिख रहा है आप लोगों को? या स्पोर्ट जूम करूं? जी सर दिखा। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। अभी ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू को उठाएगा, यहाँ पर स्टोर कर देगा। अभी देखना, नेक्स्ट करूंगा, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये हट गया क्या? एक मिनट दोबारा इसको रन करते हैं, ठीक है। डीबगर दोबारा चल चुका है, अभी इसकी वैल्यू है अनडिफाइंड, ठीक है। अभी ये हमारा डीबगर यहाँ पर खड़ा हुआ है, अभी इसको नेक्स्ट की तरफ लेके चलेंगे, नेक्स्ट करते हैं इसको यहाँ से, नेक्स्ट। ये देखो अभी यहाँ पर आया, इसने अभी भी अनडिफाइंड है, देखो अभी भी अनडिफाइंड है। अभी जैसे नेक्स्ट पे चले जाऊंगा तो क्या करेगा, 1 को उठाएगा, इसके अंदर स्टोर कर देगा। ये देखो अभी इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है 1, ये देखो 1, इसके अंदर अभी वैल्यू आ चुकी है 1। अभी हमारा डीबगर आ चुका है यहाँ पर, इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट किया, अब दोबारा यहाँ पर गया, अब ये 1 की जगह आप देखो ये 2 को स्टोर कर देगा। अभी 1 पड़ा हुआ है ना, अब जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, इसको ये क्या करेगा, 2 को उठा के इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो अब इसकी वैल्यू देखो तो ये 2 हो चुकी है, देखो 2 हो चुकी है। अब नेक्स्ट करूंगा तो ये पूरा सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। अभी देखो 2 है, अब जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ये 3 को लेके आएगा, यहाँ पर स्टोर करेगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये देखो अभी वैल्यू आ गई है 4। अब नेक्स्ट इटरेशन पे ये 5 पे जाएगा, अभी 4 पे ये, अब जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 5। ये देखो अब जैसे ही 5 हुआ, लूप हमारा एरे खत्म है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो एरे हमारा हमारा जो लूप है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ही नेक्स्ट करूंगा लूप बंद हो जाएगा, ये हो चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे काम कर रहा है बिहाइंड द सीन। मुझे बताओ समझ में आ रहा है आप लोगों को बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहे हैं? इसकी वर्किंग समझ में आ रही है फॉर ऑफ लूप की? साथ भाई हिजरा, मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आ रही है? हमजा, फॉर ऑफ लूप मेरा समझ में आ इंटरनेट रहा है? बड़ा मसला कर रहा है। चलो आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी जिनके पास सही इंटरनेट चल रहा है उनको समझ में आ रहा है फॉर ऑफ लूप कैसे काम करता है। अगर यहाँ पे सम करवाना हो तो फिर वो कैसे होगा, क्योंकि हमने कंडीशन तो लिखी ही नहीं है। ये भी बड़ा सिंपल है, ARR एलिमेंट प्लस इक्वल, इसको कर दो अपना ARR एलिमेंट के जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ वो एडिशन करती जाएगी। अगर इनका सम चाहिए तो ऐसे ही होगा। कंसोल, एक मिनट, एक बायर वेरिएबल बना लेते हैं हम, रिजल्ट रिजल्ट, ठीक है। इसको फिलहाल अनडिफाइंड रहने देते हैं और यहाँ पर मैं
नहीं, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो बाय डिफॉल्ट ये नंबर ही रहे। और अगर मैं इसको कंसोल करूं, रिजल्ट इंस्पेक्ट, ये देखो 15, ठीक है, 1 2 ये 3 और ये हो गया 6 और 4 हो गया 10 और 5 15। तो ये सम हमारा आ रहा है। ये बिल्कुल यही लूप है, सेम टू सेम खिजरा, ये सेम टू सेम लूप है। बस हमें क्या करना पड़ा कि ये जो हमने मत्था हमारी यहाँ पर की हुई है ना, उसको इनिशियलाइज किया, फिर इसकी हमने बताई कि भाई लूप कहाँ तक चलाओ, फिर इसकी जो है i++ करो, ये सारी मथा हमारी जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन खुद कर रहा है। हमें बस इतना सा लिखना पड़ा और हमारा काम हो गया। तो फॉर ऑफ लूप इस काम को बड़ा आसान कर देता है, बहुत इजी कर देता है। मुझे बताओ समझ में आ रहा है? तो मैं आगे बढ़ूं? जी सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी फॉर इन जो है और फॉर ईच जो है मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि फॉर ईच खुद में एक बड़ा टॉपिक है। ये एरे का मेथड है बेसिकली। ये दोनों इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, पर ये क्या है, एक एरे का मेथड है, ये एरे की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा। अभी अगर समझाने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहां तक कोई सवाल आप लोगों का हो तो पूछ लो भाई। यहां तक कोई सवाल है आप लोगों का? ऑल क्लियर? चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।